चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के अंदर देखो टॉपिक्स लिख लो पहले, जो हमें एक एक करके पढ़ने। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। गुड माइक्रोब्स, बैड माइक्रोब्स, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर है। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में भी, इसीलिए मैं इस चैप्टर को आपके लिए दोबारा लेके आया हूँ। बिकॉज हमें एनुअल में ऐसे चैप्टर लेने होते हैं टर्म वन के, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी होती है कि हमें कम से कम 10 to 20% या 30% जो है वो टर्म वन का भी देना होता है। तो हम ऐसे चैप्टर चुन रहे बेटा जो चैप्टर आपके आने वाले टाइम में यानी कि अगली क्लास में आपको हेल्प करे, तो उससे आपका बेस बना रहता है। चलिए, अब ये जो आपको डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, हम नहाते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप क्लीनिंग करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, किस लिए करते हैं हम सब चीजें? तो जवाब है इन सब चीजों का कि ये सब चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ऐसी यू नो अनजानी अनदेखी लिविंग्स है जो हमें नजर तो नहीं आते, लेकिन वो हमारी दुनिया में भरे पड़े। वो आपके बालों में है, आपके मुंह में है, आपके स्टमक में है, हर जगह पे है। और उन्हीं को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है जो आपको अपने ओपन सॉरी आपको अपने सिंपल आईज से सीधा सीधा नजर नहीं आते। इनमें आप बहुत सारों को जानते हो, और आजकल तो पिछले 2-3 सालों से हम सब ने जान ही लिया है कि वो ये चीज क्या होती है। क्योंकि जिसको नहीं भी पता था उन्होंने भी अब माइक्रोब की दुनियादारी समझ ली है, जिसमें वायरस है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये क्या होते हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो हमारे लिए फ्रेंड है, कौन से ऐसे जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे दुश्मन है या हमारे लिए डेडली है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है, वो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछ बनता है हमारा कि सर व्हाट आर माइक्रोब्स, क्या होते हैं ये माइक्रोब्स? तो दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, जिनको आप अगर चाहो भी तो आप उनके खुले आई से आप उनको देख ही नहीं सकते। कौन कर रहा भी ये समझदारी? अभी किसने किया ये मुझे यहाँ पे? व्हाट आर माइक्रोब? माइक्रोब्स क्या होते हैं, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल या टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, यानी कि आप उनको खुली आंखों से देखना चाहो, चाहे आपकी नजर कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपको वो नजर नहीं आएंगे। बिकॉज वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए हमें स्पेशल जो है वो मशीन लगा लीजिए, डिवाइसेस लगा लीजिए, एड ऑन करना पड़ता है, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे लिविंग्स को देखना चाहते हो तो इनको कहा जाता है माइक्रोस्कोप। और इसीलिए क्योंकि हम इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं और ये बहुत ही माइक्रो है, माइक्रो मीन्स टाइनी है, बहुत छोटे हैं, तो दे आर सिंपली कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ध्यान दें। सो माइक्रोब कैन बी क्लासिफाइज मेनली इन द वैसे तो यहाँ पे इन्होंने 4 कैटेगरी दी है, लेकिन एक 5वीं कैटेगरी भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, और 5वीं जो कैटेगरी होगी, जो 5th कैटेगरी होगी, दैट विल बी वायरस। राइट, तो हम कुल मिला के जितने भी धरती पे जितनी भी तरीके के माइक्रोब अवेलेबल है उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी जिनमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, दूसरी कैटेगरी जिसमें सारे टाइप के फंगस रखे जाते हैं, तीसरी कैटेगरी जिसमें सारे टाइप के प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपने नाम सुना होगा अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म का, यूक्लिना, पैरामीशियम, वो आते हैं इसमें। एल्गी, एल्गी जो है ये भी आप में बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी, पानी में ग्रीन कलर की जो काई जमती है उसको एल्गी कहा जाता है। और वायरस के बारे में तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि वायरस क्या होता है और कितना खतरनाक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस बात को ध्यान से देखिए। बैक्टीरिया की बात करें तो धरती पर लाइफ जब शुरुआत हुई थी बेटा, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया ही जो थे वो लाइफ उन्हीं से स्टार्ट हुई। और ये लाइफ जो है पानी से स्टार्ट हुई थी, वाटर से स्टार्ट हुई थी। तो दैट्स वाई बैक्टीरिया जो है ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म्स मानी जाती है। यूनिसेलुलर है। आपको सेल याद है, सेल का चैप्टर हमने पढ़ा था। तो ये देखो एक एक, अगर मैं यहाँ पे ये ईंट की बात करूं या ये कॉम जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हनी कॉम जैसे, ये एक एक कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो एक सेल से बना हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल है उसके पास, वो एक ही सेल से सब कुछ कर लेता है, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं।
तो बैक्टीरिया जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, वन सेल से बने होते हैं, ऑलराइट, और इसीलिए इतने छोटे होते हैं कि ये दिखते नहीं है। सेल के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एक सेल बहुत छोटी होती है, उसे देखने के लिए वी नीड वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो इनकी कई वैरायटी है, और ये जो वैरायटी है इनकी, वो वैरायटी इनके शेप से डिसाइड होती है। देखो आपको दिख रहे हैं, पहली शेप देखोगे तो ऐसे लग रहा है जैसे चावल के दाने होते हैं, दूसरे कुछ अलग है, तीसरे की शेप कुछ कोमल शेप की है। तो ये अलग अलग शेप के जो है होते हैं, और इन्हीं के बेस पे हम इनकी कैटेगरीज बनाते हैं, जिसकी जैसी शेप होती है, ठीक है, उसी के बेस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें इनहेबिशन की कि ये कहाँ रहते हैं, तो इनहेबिट्स सॉइल, पानी में मौजूद हो सकते हैं, सॉइल में होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर होते हैं, डीप पोर्शन ऑफ अर्थ के, दुनिया के हर हिस्से के अंदर, बॉडी के, आपके बॉडी के लगभग हर ऑर्गन के अंदर कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट हो सकते हैं। आपके बालों में, आपके स्कैल्प में, आपके हाथों में, ठीक है, आपके नेल्स के बीच में, दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड यू नो दे लिव इन द प्लांट एंड एनिमल। इसी वजह से हम कह सकते हैं, तो ये इनके हैबिटेट है। आपके स्टमक में भी होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार्म करते हैं आपको, ठीक है। तो ये कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, एंड सम आर ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है जो बेटा अपना फूड खुद बनाते हैं, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, वाइल ज्यादातर हेट्रोट्रोपिक होते हैं, और जो हेट्रोट्रोपिक होते हैं वो हमारी बॉडी से फूड लेते हैं, ठीक है। इसीलिए वो हमारी बॉडी के किसी ना किसी हिस्से में रहते हैं, आपके बॉडी के इंटेस्टाइन में है, और वहां से वो फूड लेते हैं। वो एनवायरमेंट में हो सकते हैं, दे कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, उनकी कोई ऐसी कोई सीक्वेंस की सिचुएशन हम नहीं। आप देखो दूसरी कैटेगरी आती है बेटा फंगस की। तो जो फंगस है हमारे पास, ठीक है, ये कुछ इस तरीके की फुई आपने प्लांट पे या कपड़े पे या लेदर तक रखते हैं, तो उसमें इस तरीके की एक, ठीक है, ग्रोथ हो जाती है, तो ये फंगस होती है। और ये मल्टी सेलुलर होती है, कई सारी सेल का कॉम्बिनेशन होता है, ब्रांचेस होती है। ये हेट्रोट्रोपिक होती है नेचर में, क्योंकि ये हमेशा अपना फूड दूसरों से लेती है, हमेशा डेड और डिकेइंग चीजों पे रहती है। तो याद रखना, बैक्टीरिया और फंगस ये दोनों ही ऐसे लिविंग है जो ज्यादातर डेड चीजों पर अपना जीवन गुजारते हैं, वहीं से उन्हीं को गला के उनसे अपना फूड लेते हैं। तो डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, एसोसिएशन रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंबाइंड फॉर्म में, जो तुमने 7th क्लास में पढ़ा था कि एल्गी और फंगस कंबाइंड होकर रहती है, तो लाइकन्स कहते हैं उनको, ठीक है। ये जनरली जो है वार्म और मॉइस्ट प्लेस पे रहते हैं, इसलिए सर्दियों में आपको बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ नहीं मिलेगी। लेकिन जब गर्मियों में बरसात का मौसम आता है, तो उस टाइम पे गर्मी भी होती है, वार्मथ भी होता है, मॉइस्चर भी खूब अच्छा खासा होता है, और ये हमेशा कॉलोनीज में रहते हैं। इमोबाइल का मतलब है हिलते डुलते नहीं है, एक ही जगह पे ग्रो करते हैं ग्रुप में। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ बातें हैं। अब देखो एग्जाम्पल आपको सबके याद रखने, तो फंगस के एग्जाम्पल है ईस्ट, मशरूम, मोल्ड। मशरूम का पिक्चर बीच में आपको दिख रहा है, और मशरूम एक ऐसा फंगस है जिसे हम एज ए फूड भी यूज करते हैं, इसको हम फूड के रूप में खाते हैं। मोल्ड ये होता है जो ब्रेड पे, ऑरेंज पे जो सड़ जाते हैं फ्रूट्स आपके, ब्रेड उनके ऊपर जो ग्रो करते हैं, वो सारे मोल्ड होते हैं। और ईस्ट का डायग्राम आप पहले उसमें देख सकते हो, ईस्ट का इस्तेमाल हम बेकरी में करते हैं, बिकॉज ये हमें ब्रेड और ऐसी ही बेकरी की प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ये जनरली बेटा यूनिसेलुलर होते हैं प्रोटोजोआ। इसमें एग्जांपल आप देख पा रहे हो डायग्राम में, अमीबा है, ठीक है, ये भी एक ही सेल से बने होते हैं। ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रोपिक। ऑटो का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और हेट्रोट्रोपिक का मतलब जो दूसरों से फूड लेते हैं, दैट मींस दे डिपेंड ऑन द अदर्स। ये दोनों की डेफिनेशन क्लियर रहनी चाहिए। एंड इनकी जो लाइफ है, कहाँ रहते हैं, जनरली एक्वेटिक हैबिटेट में, जहाँ मॉइस्चर वहां रहते हैं, क्योंकि एक ही सेल से बने, तो अगर ये ड्राई रीजन में रहेंगे तो ये सूख जाएंगे और ये मर जाएंगे, इसीलिए हमेशा एक्वेटिक रीजन में ही ये प्रीफर करते हैं, वहीं पे मौजूद होते हैं, रहते हैं, ऑलराइट। उसके बाद आगे देखें तो प्रोटोजोआ के एग्जांपल ये रहे, इतने सारे आपको डायग्राम के साथ पता होने चाहिए, बिकॉज ये डायग्राम के साथ पूछे जा सकते हैं। एग्जांपल प्रोटोजोआ के अमीबा है, पैरामीशियम है। पहला डायग्राम आपको अमीबा का दिख रहा है, दूसरा डायग्राम आपको पैरामीशियम का दिख रहा है, और तीसरा ट्रिप्नोसोमा है जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ऑलराइट। तो ये कुछ प्रोटोजोआ के बारे में। अब चौथी कैटेगरी हमने पढ़ी थी एल्गी। तो एल्गी की जो कैटेगरी है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये कई सारी सेल के कॉम्बिनेशन से होते हैं। देखिए आप अगर कहीं पे भी जहां पानी रुका हुआ होता है, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, वहां पे आप देखोगे तो प्रिफरेबली ये वहां पे ग्रो करते हैं, और ये ग्रीन कलर की काई जैसी चीज बनाते हैं, उसी को एल्गी कहा जाता है, और ये एक्वेटिक रीजन में ही रहेंगे। और इसके एग्जाम्पल देखिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए स्पायरोगायरा, ये पहला इधर राइट साइड में जो सबसे लंबी सी स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये है स्पायरोगायरा, ठीक है। उसके बाद बीच में जो डायग्राम है, ये है उलोथ्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा जो है लास्ट वाला जो इधर है, जिसमें आपको ये दो स्ट्रिप्स ही नजर आ रही है, इसे कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। तो ये एग्जाम्पल हो गए एल्गी के। सभी को एग्जाम्पल सबके याद होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम्पल आएंगे एग्जाम में। डाइवर्सिटी इन द माइक्रोब, कि माइक्रोब के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन है। तो इनकी वैरायटी जो इनके शेप, साइज और ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, इनके लोकेशन पे डिपेंड करती है।
तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो दे कैन बी प्रेजेंट इन द सॉइल, दे कैन बी प्रेजेंट इन वाटर, दे मे बी प्रेजेंट इन द एयर। सो इन ये दैट मीन्स माइक्रोब कहीं पे भी हो सकते हैं, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं, इनसाइड द प्लांट हो सकते हैं। और एक एक्सेप्शनल केस जो पांचवी कैटेगरी है माइक्रोब की, वो है वायरसेस। और वायरसेस तो इस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट है, वायरस ने पूरी दुनिया को हिला रखा है, तो वायरस के बारे में तो आप बहुत कुछ जान भी गए होंगे। ये एक एक्सेप्शन है। देखो ये एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि वायरस के पास अपनी कोई सेल नहीं होती है। वायरस एक ऐसा है, जैसे मान लीजिए एक आत्मा होती है, और वो बुरी आत्मा आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, किसी दूसरे के शरीर में एंटर करती है और उसके बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेती है और जैसे चाहती है वैसे उससे काम करवाती है। वायरस भी कुछ ऐसे ही है बेटा, इसका अपनी कोई सेल नहीं है, कोई सेल मशीनरी नहीं है, इसके पास सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो ये जिस भी एनिमल के बॉडी के सेल में एंटर करता है उसी की सेल को अपने कंट्रोल में कर लेता है, यानी कि एक तरीके की आत्मा है और ये सेल को अपने कंट्रोल में करती है और उनको अपने हिसाब से चलाती है। तो वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक है, ये दुनिया के सबसे छोटे माइक्रोब्स होते हैं। एंड इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते नहीं है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल का होना बहुत जरूरी है। बट वायरस के पास एक्चुअल में अपनी कोई सेल नहीं होती है, इसके पास सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक प्रोटीनियस नेचर की चीज होती है। तो दे बिहेव नॉन लिविंग व्हेन आउटसाइड द होस्ट सेल एंड दे बिहेव लिविंग व्हेन दे एंटर इनटू द होस्ट सेल। तो याद रखना कि एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है कि वायरसेस आर कंसीडर्ड ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जस्टिफाई। तो आप आंसर में लिखोगे it is true that viruses are considered on the borderline because they do not have their own cell mechanism या machinery, that's why they cannot survive themselves. So they enter into the host body, that means into the cell of the organism, and they use their cell as their cell machine and then propagate या reproduce, and that's why इनको मारने का भी कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सेल को किल नहीं, यानी कि वायरस को किल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप किसी वायरस को किल करने के लिए कोई दवाई भी बनाते हुए देते हो तो वो हमारे ही बॉडी के अंदर हमारी ही सेल का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें अपनी ही सेल को मारना पड़ेगा। और अगर हम अपनी सेल को मार रहे हैं तो आप समझ सकते हो आप खुद को ही किल कर दोगे। इसलिए वायरस के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है, इसके लिए सिर्फ एक तरीके की हम कह सकते हैं वैक्सीन बनी है। और आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी ठीक है वैक्सीन नहीं लगवा रहे, तो यू शुड गो एंड लगवा लो वैक्सीन बेटा, क्योंकि आपको पता है कि वायरस अगर अंदर गया तो तुम्हारी बॉडी की सारी सेल को वो अपने कंट्रोल में कर लेगा और फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा वापस रिकवर करना। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लग रही है, नहीं लगवाइए, चुपचाप जाके लगवाइए। अब देखिए फ्रेंडली माइक्रोब की बात करेंगे, ऐसे माइक्रोब जो हमारे लिए अच्छे हैं, मतलब आपको हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे माइक्रोब होते हैं जो हमारे बॉडी के चारों तरफ होते हैं, हमारे बॉडी में होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। जैसे अगर हाउस होल्ड की बात करें तो दही बनाने में एक बैक्टीरिया हेल्प करता है जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। केक बनाने में जो है फंगस यूज होती है जिसको ईस्ट कहा जाता है। ब्रेड बनाने में भी हम इसी ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो ये जो बियर बनाई जाती है, बेवरेजेस जिसे बोलते हैं, एंटीबायोटिक जो दवाइयां बनाई जाती है, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही उनको बनाया जाता है। एंजाइम जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं इन सब चीजों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से सीवेज का जो ट्रीटमेंट, जो बैक्टीरिया होते हैं जो उस गंदगी को डैमेज करते हैं, या कह लीजिए डैमेज तो नहीं करते, डिग्रेड करते हैं, और बायोगैस प्रोडक्शन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, गोबर गैस बनाने में, पेस्ट कंट्रोल में, डिजीज कंट्रोल में। तो बहुत सारे माइक्रोब्स है जिनका हमारी साइंस जो है बहुत बड़े लेवल पे यूज कर रही है। बायो फर्टिलाइजर इनसे बनाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया और फंगस डिकम्पोजर है, जो डेड चीजें जो मर जाती है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल, उनको वो सड़ा देते हैं और उसको मिट्टी में बदल देते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि ये सब इन माइक्रोब का हमारे लिए क्या है, हेल्प है, यानी कि दे आर हेल्पिंग टू अस इन दैट पॉइंट। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इन्हीं माइक्रोब से बनाए जाते हैं। जैसे देखिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही, आप में से बहुत सारे बच्चे दही खा चुके होंगे या खाते होंगे, ठीक है। तो वो जो है वो बैक्टीरिया करते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है जो ये कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, दैट इज कॉल्ड द लैक्टोबैसिलस। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। बेकिंग, आप लोगों ने केक बनाया होगा, ब्रेड बनाया होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं। चीज का फॉर्मेशन किया जाता है, जो चीज बनाया जाता है दूध से, पनीर बनाया जाता है, ठीक है, पिकल बनाया जाता है। बट इन सब चीजों के अंदर, ये सब आपके घरों में यूज होने वाली चीजें, और इन सब चीजों के अंदर इन माइक्रोब्स का यूज होता है, यानी कि वो हमें हमारे लिए हेल्प करते हैं। तो कर्ड फॉर्मेशन लैक्टोबैसिलस करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नाम याद रखना है सभी बच्चों को। लैक्टोबैसिलस फ्रेंडली बैक्टीरिया है, और ये जो है ट्रीट्स एंड प्रिवेंट द डायरिया। तो जब हमें लूज मोशन होती है, पेट खराब होता है, तो अक्सर खिचड़ी के साथ दही दी जाती है, जिससे इसमें वो लैक्टोबैसिलस होता है और हमारे उस प्रॉब्लम को वो ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपके फूड के डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी दही अपने खाने में खाओगे तो आपका डाइजेशन ज्यादा अच्छा होगा। या आपके न्यूट्रिएंट जो भी आप खाना खाते हो उसको भी एब्जॉर्ब करने में ये काफी मददगार रहता है।
ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, कैसे दूध से दही बनाई जाती है, बड़ा आसान सा तरीका है। आप दूध लीजिए, उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म गर्म कीजिए और उसमें थोड़ी खटाई डाल दीजिए, चाहे आप दही का 1 चम्मच डाल दो या लस्सी डाल दो, ये नहीं तो नींबू ही डाल दो, तो आराम से जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, 2-3 घंटे में। तो लैक्टोबैसिलस जो है इट क्या करता है, ये जो लैक्टोज शुगर होता है मिल्क में, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और आपको पता है एसिड का जो टेस्ट है वो सूर होता है, खट्टा होता है, तो आप दही को खटाई की तरह ट्रीट कर पाते हैं। तो लैक्टिक एसिड जो है वो सोर टेस्ट प्रोवाइड करता है और आपकी जो कर्ड है वो फॉर्म हो जाती है। तो ये कर्डिंग ऑफ मिल्क एक बेस्ट एग्जांपल है। एंड इंक्रीज एसिडिटी कॉजेज मिल्क प्रोटीन कैसिन टू टर्न इनटू सॉलिड मासेस। तो जैसे जैसे एसिडिक नेचर बढ़ने लगता है, ये बैक्टीरिया एसिड रिलीज करता है, वैसे वैसे जो प्रोटीन होती है दूध के अंदर, वो एक कैसिन नाम का प्रोटीन बनाती है, जिसकी वजह से ठीक है वो सॉलिड हो जाता है। दूध आपका लिक्विड की तरह होता है, लेकिन दही आपकी थोड़ी सी सॉलिड सेमी सॉलिड नेचर की बनती है। ठीक है, इसके बाद हम क्लास बंद कर देंगे। बेकिंग की बात करते हैं, तो बेकिंग का मतलब है पकाना बेटा। तो देखिए ईस्ट का इस्तेमाल इस तरीके से केक बनाने में, क्योंकि जब वो ईस्ट ग्रो करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो ये जो डो होता है, जो आटा होता है, वो फूलने लगता है और आपका फ्लफी और सॉफ्ट टाइप का केक या ब्रेड डेवलप होते हैं। तो मोस्ट कॉमन ईस्ट जो हम यूज करते हैं उसका नाम याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड द सैक्रोमाइसीस। ठीक है, सर्वेसिए। सैक्रोमाइसीस भी याद रख लोगे बहुत है, अगर आप सर्वेसिए याद नहीं रख सकते तो ये उस फंगस का नाम बताया मैंने। अब ये ईस्ट कैसे करती है, बेकिंग में करती क्या है, तो देखो ईस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट जो कि आटा हम यूज करते हैं, ओके, उसके अंदर ये CO2 प्रोड्यूस करती है। जब वो ग्रो करती है तो वो एनारोबिक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है वो, और उसके बाद जब वो CO2 बन जाता है और वो फूल जाता है आटा हमारा। आपने भटूरे खाए होंगे तो उसके लिए भी आटे को धूप में रखते हैं। ठीक है, ये केक बनाने के लिए भी इसी तरीके का प्रोसीजर होता है। फिर जब हम उसको केक को बेक करते हैं या ब्रेड को बेक करते हैं, पकाते हैं, तो ये ईस्ट जो कि अगर हम डायरेक्टली खाएंगे तो हो सकता है हमें हार्म करें, तो ये गर्म करने से, हीट करने से दे डाइज, और ये जो उनका काम था कि इन्होंने आटे को सॉफ्ट कर दिया, वो हमारा हो जाता है, और इस तरीके से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बेक प्रोडक्ट, जो बेकरी के प्रोडक्ट है, वो हमें मिलते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए आप लोगों ने इडली खाई होगी, डोसा खाया होगा, वो इसी तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आप में से जो बच्चे कहते हैं कि हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, आप उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आपने दही खाई है या आपने इडली डोसा या ऐसी बेकरी की कोई भी प्रोडक्ट खाया है, तो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाया हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरी तरीके से जो है वो वेजिटेरियन है। ये सिर्फ हमारी विचारधारा है, साइंस के हिसाब से चीजें बहुत अलग होती है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब के नाम से जाने जाते हैं, ये इडली और डोसा बनाने में यूज होते हैं और वो काफी स्वादिष्ट बना देते हैं उन चीजों को। ठीक है, तो ये लैक्टिक, जिसको लैब कहा जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर नेचुरली प्रेजेंट। ये उड़द की जो दाल होती है उनके अंदर ये नेचुरली होता है, तो अगर हम उसको पानी में भिगोने के लिए रखते हैं तो अपने आप ये ग्रो करना शुरू कर देता है। CO2 along with the lactic acid जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब लैक्टिक एसिड कंबाइंड होता है तो फर्मेंटेशन होती है, और फर्मेंटेशन की वजह से टेस्ट बदलता है, और उसी टेस्ट की वजह से ये जो टेस्ट हमारे पास इन फूड में देखने को मिलता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। चलिए एक और हम ले सकते हैं, अभी आगे है हमारे पास अभी 5 मिनट का समय, वी कैन जस्ट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इन माइक्रोब का इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज में कैसे करते हैं, देखो ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो इसमें मेडिसिन है बेटा, जिनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। जब भी आपको जुकाम वगैरह कुछ होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, वो भी माइक्रोब से बनाई जाती है। बेवरेजेस जितने भी ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हो या फिर हार्ड ड्रिंक हो, सारे भी इन्हीं माइक्रोब की मदद से बनते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटी का मतलब होता है जो किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ काम करे, उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स एंड दैट किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एंटीबायोटिक ली होगी, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको एक कोर्स प्रेफर करता है जो लगभग 3-4 दिन तक आपको लगातार लेना पड़ता है। तो इसका इस्तेमाल जो है इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी, और उसका नाम भी आपको याद रखना है, पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी, ये जिस माइक्रोब से बनाई गई थी वो एक फंगस थी, और उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने सबसे पहली फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी। नाम याद रखना है, 1 वर्ड में आएगा। उसका नाम, उस मेडिसिन का, एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन है। किससे बनाई गई थी, फंगस से बनाई गई थी, और उस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके की कहानी है कि ये जो डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ये ब्रिटिश के एक लैब में जो है, लैब जिसे कहते हैं जो कॉलोनीज बनाते हैं बैक्टीरिया की, वो कर रहे, तो पेनिसिलिन जो है वो बाय चांस डिस्कवर हुई थी। इसको डिस्कवर करने के लिए कोई एफर्ट नहीं किए गए थे, बाय चांस। तो फ्लेमिंग जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था बैक्टीरिया के ऊपर, और वो बैक्टीरिया जो थे उनका नाम है स्टेफिलोकोकस। तो होता क्या है कि इस तरीके की पेट्री डिश है जिसमें इन बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है।
तो मोल्ड कंटेनिंग ऑन द पेट्री डिश इनहेबिटेड बैक्टीरिया, जिसपे वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, उनके पास गलती से उसके ऊपर जो है वो फंगस के कुछ पार्टिकल्स गिर गए और उन्होंने देखा कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो गई, बंद हो गई, खत्म हो गई, या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ यहाँ पे हो रही थी वो धीरे धीरे जो है वो लगातार बैक्टीरिया खत्म होने लगे। और ये जो मोल्ड थे उनकी वजह से इन बैक्टीरिया ने की जो ग्रोथ थी वो खत्म हो गई, दैट मीन सिंपली कह सकते हैं वो डेड हो गए। तो फिर उसने आइडिया लगाया कि ये जो पेनिसिलिन के जो मोल्ड वो गिरे हुए थे उसके ऊपर, उन्होंने उन बैक्टीरिया को क्या कर दिया है, किल कर दिया। और ये जो मोल्ड थे पेनिसिलिन के, ये एक्चुअल में एक फंगस थे जिसका नाम मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इट इज कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। आपकी स्क्रीन पे लास्ट में लाइन लिखी हुई है। और उसी से उनको हिंट मिला कि ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उनको किल करने के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर इन्होंने सबसे पहले दुनिया में जो है वो पहली एंटीबायोटिक लेके आए थे, एंड दैट इज द पेनिसिलिन। बनाई थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किससे बनाई थी, पेनिसिलियम नोटेटम नाम के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि असल में एक फंगस होती है। तो अब यहाँ पे आज इतना ही कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसे शेयर बंद कर रहा हूँ आपका। एंड इट वाज जस्ट द रिवीजन, जो हो रहा था ये सारा रिवीजन था फर्स्ट चैप्टर, एक्चुअली सेकंड चैप्टर आपके बुक का। और इसमें मैं सारी चीज़ों को एक बार दोबारा रिवाइव करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जिन बच्चों ने देखा नहीं है, सुना नहीं है या भूल गए हैं, तो वो दोबारा रिवाइज कर सके। तो आप सभी बच्चों को अब ये चैप्टर अपने बुक से पढ़ना है इसकी। और याद रखना, एग्जाम ऑफलाइन होने हैं, ऑनलाइन नहीं होने हैं, इसलिए कोशिश करो कि मेहनत करो, क्योंकि अगर ऑफलाइन में आपने मेहनत नहीं की तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे, सोचो। पढ़ाई कीजिए सारे बच्चे। कल पहले मैं डाउट पूछूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, अभी मैं क्लास लेफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे फीडबैक भेजोगे कि सर आज आपने हमने जो हमने पढ़ा उसका वीडियो आपके पास आ जाएगा, उसको देख के अपनी फीडबैक सब बच्चे भेजेंगे ग्रुप पे वापस। और डेफिनेशन इस चैप्टर की सारी एग्जाम्पल सारे के सारे कॉपी में लिखेंगे दोबारा प्रैक्टिस के लिए और मुझे वापस भेजेंगे। सर हम्म, सर दोबारा नोट्स लिखने हैं? जिनके पास है आप उन्हीं से करो। नोट्स इन द सेंस कि जो आपने सीखा है उसके अपने आप बनाओ कि आज आपने क्या सीखा, उनको रिटर्न करो, उसको लिख के देखो उसे। समझ गए? ओके सर।